नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस। मैं नरेंद्र कुमार आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं एमसीक्यू सीरीज का दूसरा भाग। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज का दूसरा भाग। इस भाग का पहला प्रश्न है, चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए सूक्ष्म कणों, जीव जंतुओं इत्यादि के सड़े गले अंशों के मिश्रण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। इसके विकल्प हैं नंबर 1 मृदा, नंबर 2 रासायनिक पदार्थ, नंबर 3 जैव पदार्थ और नंबर 4 नाइट्रोजन। विकल्प एक बार पुनः सुन लीजिए। नंबर 1 मृदा, नंबर 2 रासायनिक पदार्थ, नंबर 3 जैव अपघटन, नंबर 4 नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का पहला उत्तर सही है मृदा, यानी मृदा में चट्टानों के टूटने से प्राप्त हुए सूक्ष्म कण, जीव जंतुओं के अवशेष तीनों ही पाए जाते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, मृदा नमी माप की इकाई है। इसके विकल्प हैं नंबर 1 पीएफ, नंबर 2 सेंटीग्रेड, नंबर 3 क्यूसेक और नंबर 4 पीएच। मृदा नमी माप की इकाई है इसमें पीएफ, यानी एक हमारा उत्तर सही है। आइए चलते हैं नंबर 3 की तरफ। हमारे तीसरे नंबर का प्रश्न है, पौधे एवं जीवधारियों के अवशेष पदार्थ जो भूमि में मिल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। इस प्रश्न के विकल्प हैं मृदा की उत्पादकता, मृदा जैव पदार्थ, मृदा की उर्वरता और नंबर 4 ऊषर मृदा। विकल्प एक बार फिर सुन लीजिए। मृदा की उत्पादकता, नंबर 2 मृदा जैव पदार्थ, नंबर 3 मृदा की उर्वरता और नंबर 4 ऊषर मृदा। इसमें जो हमारा विकल्प सही है वो है मृदा जैव पदार्थ, यानी 2 आंसर हमारा सही है दूसरे नंबर का। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए मृदा में किसका होना अत्यंत आवश्यक है। इसके विकल्प हैं नंबर 1 जैव पदार्थों का, नंबर 2 अम्ल का, नंबर 3 खनिज लवण का और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है जैव पदार्थों का, अर्थात हमारा 1 नंबर वाला विकल्प एकदम से सही है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, जैव पदार्थ मिलाने से मृदा के आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न एक बार सुन लीजिए। जैव पदार्थ मिलाने से मृदा के आपेक्षिक घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके विकल्प हैं नंबर 1 आपेक्षिक घनत्व बढ़ जाता है, नंबर 2 घट जाता है, नंबर 3 स्थिर रहता है और नंबर 4 उक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का विकल्प 2 सही है। मृदा में जैविक पदार्थ मिलाने से मृदा का आपेक्षिक घनत्व घट जाता है, अर्थात हमारा दूसरे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, मृदा में जैव पदार्थ मिलाने से उसका रंग हो जाता है, यानी किसी मृदा में यदि जैविक पदार्थ मिलाया जाए तो उसका रंग कैसा हो जाता है। तो इसके विकल्प हैं नंबर 1 हरा रंग, नंबर 2 लाल रंग, नंबर 3 काला रंग, नंबर 4 सफ़ेद रंग। तो इसका सही आंसर है काला रंग, अर्थात हमारे तीसरे नंबर का विकल्प एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, मृदा में जैव पदार्थ मिलाने से मृदा ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊपर वाला मृदा रंग से संबंधित था और प्रश्न नंबर 7 हमारा मृदा ताप से संबंधित है। मृदा में जैव पदार्थ मिलाने से मृदा ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके विकल्प हैं नंबर 1 ताप कम हो जाता है, नंबर 2 ताप बढ़ जाता है, नंबर 3 ताप स्थिर रहता है और नंबर 4 उक्त में से कोई नहीं। इस विकल्प का सही आंसर है मृदा ताप बढ़ जाता है, अर्थात दूसरा विकल्प एकदम से सही है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है।
मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि का कारण है। इसके विकल्प हैं नंबर 1 जिप्सम का प्रयोग, नंबर 2 जैव पदार्थों का प्रयोग, नंबर 3 अमोनियम सल्फेट का प्रयोग, नंबर 4 पायराइट्स का प्रयोग। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है मृदा में जैव पदार्थों का प्रयोग, अर्थात दूसरे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। तो लगा देते हैं इस पर टिक, ये रहा, दूसरे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 9 है मृदा में जैव पदार्थ संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं? मृदा में जैव संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं? प्रश्न एक बार सुन लीजिए, मृदा में जैव पदार्थ संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं? इसके विकल्प हैं नंबर 1 गहरी जुताई करना, नंबर 2 खेत की मेड़बंदी करना, नंबर 3 सिंचाई करना और नंबर 4 उपरोक्त सभी। अर्थात मृदा में जैव पदार्थ संरक्षण के उपरोक्त तीनों ही उपाय एकदम सही हैं। तो हमारा चौथे नंबर का विकल्प एकदम से सही है, अतः उक्त सभी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर और हमारा प्रश्न नंबर 10 है किस भूमि में जैव पदार्थ मिलाने से चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है जिससे भूमि कृषि योग्य हो जाती है? इसके विकल्प हैं नंबर 1 बलुई मृदा, नंबर 2 जलोढ़ मृदा, नंबर 3 शुष्क मृदा और नंबर 4 क्ले मृदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 बलुई मृदा। अर्थात बलुई मृदा में जैव पदार्थों को मिला दिया जाए तो वो कृषि योग्य हो जाती है, उसमें चिकनाई बढ़ जाती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर और हमारा प्रश्न नंबर 11 है जब भूमि में खारापन आ जाता है तो यह किस प्रकार की भूमि कहलाती है? भूमि में खारापन आ जाता है तो यह किस प्रकार की भूमि कहलाती है? इस प्रश्न के विकल्प हैं नंबर 1 अम्लीय भूमि, नंबर 2 क्षारीय भूमि अथवा ऊसर भूमि, नंबर 3 बलुई मृदा, नंबर 4 जलोढ़ मृदा। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है क्षारीय भूमि या ऊसर भूमि, अर्थात दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पर एकदम से सटीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है उदासीन भूमि का पीएच मान कितना होता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं नंबर 1 7 से कम, नंबर 2 7 से अधिक, नंबर 3 केवल 7 और नंबर 4 उक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों उदासीन मृदा का पीएच मान सदैव 7 होता है। आपको बता दें कि 7 से कम पीएच मान वाली मृदाएं अम्लीय होती हैं और 7 से अधिक पीएच मान वाली मृदाएं क्षारीय होती हैं और 7 पीएच मान वाली मृदाएं उदासीन होती हैं। अर्थात हमारा तीसरे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है 7 से अधिक पीएच मान वाली मृदाएं क्या कहलाती हैं? 7 से अधिक पीएच मान वाली मृदाएं क्या कहलाती हैं? इसके विकल्प हैं नंबर 1 अम्लीय मृदा, नंबर 2 क्षारीय मृदा, नंबर 3 उदासीन मृदा, नंबर 4 दोमट मृदा। विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही विकल्प है क्षारीय मृदा, अर्थात दूसरे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। चूंकि ऊपर वाले प्रश्न में ही बताया है कि जिन मृदाओं का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय मृदाएं कहलाती हैं। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर और 14वां प्रश्न है हमारा लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा होती है। लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा होती है। तो इसके विकल्प हैं नंबर 1 0.5 से 1%, दूसरे नंबर का विकल्प है 1 से 2% और तीसरे नंबर का विकल्प है 0.1 से 0.2% और चौथे नंबर का विकल्प है 3 से 4%। तो विद्यार्थियों
इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरे नंबर का विकल्प, अर्थात 0.1 से 0.2। चलिए बढ़ते हैं 15वें नंबर के प्रश्न की ओर, और हमारा 15वां प्रश्न है, लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है। लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है। इसके विकल्प हैं, नंबर 1 18% से अधिक, नंबर 2 20% से अधिक, नंबर 3 15% से अधिक, और नंबर 4 15% से कम। तो विद्यार्थियों, लवणीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की मात्रा जो होती है वो 15% से कम होती है, अर्थात हमारा चौथे नंबर का प्रश्न एकदम सही है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, लवण युक्त क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है। लवण युक्त क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है। नंबर 1 15% से कम, नंबर 2 15% से अधिक, नंबर 3 केवल 15%, और नंबर 4 उक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, लवण युक्त क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से अधिक, अर्थात दूसरे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, क्षारीय मृदा में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम की मात्रा किस अवस्था में पाई जाती है। क्षारीय मृदा में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम की मात्रा किस अवस्था में पाई जाती है। इसके विकल्प हैं, निम्न अवस्था में, नंबर 2 उच्च अवस्था में, नंबर 3 सामान्य अवस्था में, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का विकल्प 1 नंबर का सही है। निम्न अवस्था में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, किसमें? क्षारीय मृदा में। तो ये वाला उत्तर हमारा एकदम से सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर, 18 की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है, लवणीय एवं क्षारीय मृदा बनने के प्रमुख कारक हैं। लवणीय एवं क्षारीय मृदा बनने के प्रमुख कारक हैं, और इसके विकल्प हैं, नंबर 1 शुष्क जलवायु, नंबर 2 त्रुटिपूर्ण जल निकास, नंबर 3 अधिक सिंचाई, और नंबर 4 उक्त सभी। तो लवणीय एवं क्षारीय मृदा बनने के प्रमुख कारकों में उक्त सभी आते हैं, अर्थात चौथे नंबर का विकल्प हमारा सही है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19वां प्रश्न है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसके विकल्प हैं, नंबर 1 अम्लीय मृदा में, नंबर 2 क्षारीय मृदा में, नंबर 3 बलुई मृदा में, नंबर 4 क्ले मृदा में। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर है, जिप्सम का प्रयोग सदैव क्षारीय मृदा में किया जाता है। क्षारीय मृदा सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दूसरे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर, और 20वां प्रश्न है हमारा, क्षारीय भूमि सुधार के लिए उपयोगी है। ऊपर वाले प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर सही दे सकते हैं। क्षारीय भूमि सुधार के लिए उपयोगी है। जिप्सम, पाइराइट्स, उक्त दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थी, क्षारीय भूमि सुधारने के लिए जिप्सम और पाइराइट्स दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ पर हमारा उक्त दोनों अर्थात तीसरे नंबर का विकल्प एकदम से सही है। इसी के साथ हमारी आज की सीरीज समाप्त होती है। अगली सीरीज जल्द ही हम लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।